हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है 12वीं की डेट शीट आ चुकी है और एग्ज़ाम में बहुत कम ही समय बचा हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं, इसका मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि 12वीं की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इसमें क्या है कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, और इस कम समय में मैं क्या करने वाला हूँ कि एक नई सीरीज स्टार्ट करूँगा 12वीं की ही और पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हम हर चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जरिए कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। और आज ये सीरीज का जो पहला लेक्चर है हमारा, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि इस सीरीज में आप बने रहें, एग्जाम तक बने रहें, क्योंकि एग्जाम तक पूरी की पूरी वीडियो आती ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो पहला आपका सवाल है, फिर पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। तो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल क्या है? तो आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो बर्लिन वॉल की ही सबसे पहले तस्वीर दिखाई जाती है चैप्टर में। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, ये एक आपका क्वेश्चन पड़ता है, मतलब बनता है इस पे। तो सबसे पहले क्या है कि जो आपका फॉल ऑफ बर्लिन वॉल है, उसका सबसे पहला इंपैक्ट ये पड़ा कि जो आपका कोल्ड वॉर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, जो दूसरा आपका है कि जो बर्लिन वॉल है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जर्मनी को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है, जब जर्मनी को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था तो वो बर्लिन वॉल के जरिए ही बांटा गया था। अब जब बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया तो आपका जो है जर्मन का यूनिफिकेशन हो गया। तो दूसरा इंपैक्ट आपका ये हो गया। तीसरा क्या हुआ कि जो आपका जर्मनी था, या फिर मान लीजिए जो आपका यूरोप था, पूरा का पूरा यूरोप था ना, उस पूरे यूरोप को ही तो बांटा गया था। तो इससे ईस्टर्न यूरोप बना था और इससे आपका वेस्टर्न यूरोप बना था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ईस्टर्न यूरोप जो आपका है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, और पूरा का पूरा जो आपका यूरोप है वो यूनाइटेड हो गया। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है कि यूरोपियन इंटीग्रेशन स्टार्ट आपका हो जाता है, क्योंकि इसमें जब आपने पूरे यूरोप को बांटा उस बर्लिन की वॉल से, तो बर्लिन की वॉल आपने हटा दी, तो अब उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहा, यानी कि ना ही ईस्टर्न रहा और ना ही वेस्टर्न रहा। अब वो क्या रहा, पूरा का पूरा यूरोप रहा। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर क्या होता है, बर्लिन वॉल के गिरने के साथ कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाती है। कहाँ पर? पूरे के पूरे यूरोप में, यानी कि हर देश के जो नागरिक होते हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी की मांग रखते हैं, फिर वहाँ पर डिमांड रखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फॉल ऑफ बर्लिन वॉल से जुड़े हुए कुछ पॉइंट। अगर आपका क्वेश्चन इस बर्लिन वॉल से जुड़ा हुआ आता है कि इसके गिरने से क्या इंपैक्ट पड़ा, तो आपको इन पॉइंट्स को बताना होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पड़ता है वो आपका पूछेगा सोवियत सिस्टम जो आपका है उसके इशू पूछेगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो सोवियत सिस्टम है, वो सोवियत सिस्टम क्या था, आपका पूरे तरीके से सेंट्रलाइज था। अब सेंट्रलाइज होने की वजह से क्या था कि इसमें ना पावर शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, सारी की सारी जो पावर थी वो एक ही व्यक्ति के पास हुआ करती थी। जैसे कि उसमें हम सुनते हैं ना कि मिखाइल गोर्बाचेव थे, वो जनरल सेक्रेटरी बने थे, प्रेसिडेंट बने थे एक तरीके से। तो वो जो चीजें समझ आती है आपको, तो वो सेंट्रलाइज्ड पावर को बताता है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा इशू था कि यहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं किया गया था। और इसी की वजह से क्या हुआ था कि जो यहाँ की इकोनॉमी थी, या फिर जो देश को चलाने के लिए आप समझिए प्रशासन वगैरह था, वो ठीक तरीके से नहीं चल पाता था। ठीक है, जो दूसरा इशू क्या है कि यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेशन सबसे ज्यादा था। यहाँ पर दूसरे जो भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनको अलाउ नहीं था चुनाव में खड़े होने का। ठीक है, और साथ में आप अपनी बात नहीं रख सकते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वहां पर अभिव्यक्ति की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। साथ में क्या हुआ कि सोवियत सिस्टम की वजह से यहाँ की जो ग्रोथ है वो पूरे तरीके से खत्म हो गई थी। हर एक चीज़ की शॉर्टेज आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था 1970 के बाद, 70-80 के बाद वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा खराब होते चले गए, चीज़ों की कमी होती गई और जो चीज़ों के रेट थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए थे। तो ये भी आपका एक इशू है। लास्ट में जो वहाँ की पब्लिक थी उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि उनको जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट वगैरह है वो मिलने बंद हो गए। उनको लग रहा था कि उनका जो देश है वो बहुत आगे है, बट इन रियलिटी वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो रहे थे और लोगों के अंदर ये असंतोष की भावना उत्पन्न होने लग गई। किसके खिलाफ? सोवियत सिस्टम के खिलाफ। और लास्ट में आते हैं आपके बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस आते हैं। इसमें चेंजेस आप बता सकते हैं कि सोवियत सिस्टम के खिलाफ पूरी जनता हो गई थी, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुए। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इस देश ने, ये समझिए आप, कि अमेरिका तक को पीछे कर दिया था। 1970 तक का जो समय था ना, उसमें अमेरिका की जो चीज़ें थी उनसे बेहतर सोवियत सिस्टम था। सोवियत सिस्टम में पिन से लेकर कार तक बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, अपना सारा पैसा मिलिट्री वगैरह पर लगा दिया और इसकी वजह से क्या हुआ कि दिक्कतें आई।
ठीक है, और जो इसकी इकोनॉमी थी पूरे तरीके से डाउन हो गई, और यही सोवियत सिस्टम के क्या हैं, इश्यूज हैं। चलिए अगला है आपका गोर्बाचेव का रिफॉर्म, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव, ये 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने थे। मिखाइल गोर्बाचेव 1985, इस बात का आप ध्यान रखें, 1985, 1985। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको 1980 लिख करके आते हैं, और इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब वो लोग NCERT पढ़ते हैं ना, और उस चैप्टर में क्या है 1980s करके लिखा हुआ है, 1980s, और वो समझ लेते हैं कि 1980 की बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है। मिखाइल गोर्बाचेव जब जनरल सेक्रेटरी बने थे एक तरीके से, तो वो जो टाइम था उनका वो 1985 था, ठीक है। तो 1985 कुछ किताबों में है, और बहुत सारी किताबों में 1980s करके लिखा हुआ है। 1980 का मतलब 1980 से 90 तक के समय के बीच में बने थे, बट यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट क्या रखनी है, 1985। 1985 में क्या होता है कि जब सोवियत संघ काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाता है, तो यहाँ पर इसको गोर्बाचेव को एक तरीके से जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है कि आप हमारे देश को संभालिए, और ये आकर के कुछ नीतियां लेकर के आते हैं, और ये दो नीतियां एक तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। पहली करते हैं ग्लासनोस्त, ठीक है, और दूसरी करते हैं पेरेस्ट्रोइका। जो ग्लासनोस्त है उसका मतलब होता है ओपननेस एंड फ्री स्पीच। फ्री स्पीच का मतलब जो लोग हैं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप समझिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी हमने पढ़ा ना कि वहां पर बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। और जो यहाँ पर है वो इकोनॉमी को एक तरीके से खुले द्वार की नीति, आपने एक वर्ड सुना होगा जो चाइना ने अपनाई थी, दूसरे देशों को अलाउ कराना अपने देश में व्यापार वगैरह करने के लिए, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो यहाँ पर क्या किया गया, ओपननेस और फ्री स्पीच को एक तरीके से लाया गया। जो दूसरी नीति थी वो थी आपकी पेरेस्ट्रोइका। ये दो नीतियाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो इन दो नीतियों पर भी आता है कि गोर्बाचेव ने जो दो नीतियाँ लाई थी, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, ये कौन कौन सी थी। और जो पेरेस्ट्रोइका है उसका नाम है इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी उसको पुनरुत्थान करना, एक तरीके से दोबारा से स्टार्ट करना, जो भी चीज़ें गलत हैं उनको मॉडर्नाइज तरीके से चलाना, और ये उन्होंने दो नीतियाँ अपनाई थी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, जब गोर्बाचेव आए तो इन्होंने ये बढ़िया चीज़ें तो लाई, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा देखने को नहीं मिला, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो USSR का कंट्रोल था ना, वो 15 रिपब्लिक्स में जो देश वो बटा हुआ था वो नहीं कंट्रोल कर पाया उनको, और वो देश से निकलना स्टार्ट हो, क्योंकि गोर्बाचेव के कार्यकाल में ही क्या हुआ था, जो सोवियत संघ था आपका, वो उसका विघटन हुआ था, ठीक है। तो इसका रिफॉर्म्स की वजह से एक और क्या हुआ कि जो USSR का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे खत्म होता गया। क्यों? क्योंकि इस देश की इकोनॉमी और ज़्यादा डाउन हो गई। इसके अलावा इस पूरे USSR में जगह जगह पर जितने भी देश थे वहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हो गए, और इसका रीज़न भी यही जाता है इकोनॉमी का, कि इनके कार्यकाल में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। हर एक चीज़ की जो रेट थे वो बहुत ही बढ़ गए थे, जो देश की जो चीज़ें थी उसमें मिलना कम हो गए थे, और इकोनॉमी आपकी बद से बदतर होती जा रही थी। और इसी की वजह से स्टार्ट होता है यहाँ पर इन देशों में इंडिपेंडेंस मूवमेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि 15 रिपब्लिक्स को मिला करके हमने क्या बनाया था, USSR बनाया था, यानी कि USSR एक देश को बनाया था, एक संगठन हमने बनाया था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेकिन जब इस पूरे यूनियन में दिक्कत क्या आ गई कि इकोनॉमी आपकी पीछे हो गई, जो सामान थे वो मिलना बंद हो गए, तो नॉर्मल सी बात है कि जगह जगह पर के जो लोग हैं वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ऐसा आपके देश में भी होता होगा, हर एक देश में होता है कि जब देश में दिक्कतें आती हैं तो लोग वहाँ पर आंदोलन करते हैं। तो ठीक यहाँ पर भी आंदोलन हुए, ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है यहाँ के शासन में, और फाइनली इनको बाद में जाकर के 1989-90 के बाद इनको रिजाइन करना पड़ जाता है, ठीक है। तो जो ये गोर्बाचेव के रिफॉर्म पर आपका क्वेश्चन आता है कि गोर्बाचेव की नीतियों के बारे में बताइए, तो आपको इसमें ये सब कुछ बताना पड़ेगा कि इनकी नीतियों से जो इन्होंने सुधार चाहा वो बिल्कुल भी नहीं आया, और देश जो आपका था बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। और इन्हीं के कार्यकाल में जो लोग थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए, जो कंट्रीज इनके साथ जुड़ी थी उन्होंने इनसे इंडिपेंडेंट चाहिए या फिर इंडिपेंडेंस चाहिए, इनसे पूरा निकलना चाहा, ठीक है। तो ये टॉपिक में आपको ये सब बातें लिखनी है अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो। चलिए अब बात करते हैं सोवियत यूनियन डिसॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका जो सोवियत यूनियन है उसका एक तरीके से मतलब विघटन कैसे हुआ हमें वो जानना है, ठीक है। सबसे पहले जो 50 रिपब्लिक्स थे वो इससे निकल गए, ठीक है।
मतलब सोवियत डिसोल्यूशन के बाद कौन कौन सी चीजें आई हमें वो देखनी है। तो जो इसके 15 रिपब्लिक जो इसमें थे वो सभी के सभी क्या हुए, वो इसमें से निकल गए। ठीक है, इसके अलावा इन 15 ही देशों में आप रशिया को भी काउंट करेंगे और बाकी देशों को भी काउंट करेंगे तो वहां पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण बहुत बड़े रूप में हुआ। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उनको रिजाइन करना पड़ गया सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, और जो भी देश थे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर जो अर्थव्यवस्था थी उसमें संकट आ गया। ठीक है, और साथ में आया नेशनलिज्म रोज। नेशनलिज्म रोज का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो 15 रिपब्लिक्स थे ना वो सभी देश चाहते थे कि अब हम यूएसएसआर के अंडर में नहीं रहेंगे, हम चाहते हैं सब अपना अलग अलग देश बने एक तरीके से। तो 15 रिपब्लिक्स जो इसके साथ मिले हुए थे उन सभी देशों में नेशनलिज्म की भावना आ जाती है। कब? जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तब। ठीक है, इसी के साथ में जो आपका यूएसएसआर है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया और यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? वो आज के टाइम पे रशिया बन गया। ठीक है, तो रशिया जो आपका है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है और जो सोवियत संघ है यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब इस नाम की कोई व्यवस्था नहीं है और वो सभी जो देश थे वो अपना अलग अलग देश बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस फॉर्म। ये वही हैं जो 15 रिपब्लिक से निकले थे। ठीक है, तो ये होता है आपका सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद परिणाम ये भी आए थे कि जो आपका कोल्ड वॉर था वो पूरे तरीके से खत्म हो गया था। ठीक है, जो आपका अमेरिका था वो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन गया। ठीक है, और पूरे विश्व में एक ही जो इकोनॉमी थी उसका वर्चस्व बढ़ गया और वो कौन सी थी? आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट कह सकते हैं आप या फिर कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। तो इसका वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो अगर सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ये सब बता सकते हैं पॉइंट कि उसके बाद कौन कौन सी चीजें घटी थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शॉक थेरेपी की। ठीक है, आप सभी को पता है कि 1980-70 के बाद सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो खराब होती गई थी। ठीक है, और उसी के बाद समझिए 80 के बाद 1990 के आसपास में 1990 में क्या होता है कि रशिया में, इस बात का आप ध्यान रखें अच्छे तरीके से कि जो शॉक थेरेपी है वो रशिया में लागू करी गई थी, ना कि सोवियत संघ में। बहुत सारे जो बुक्स वगैरह हैं उसे बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो शॉक थेरेपी है वो रशिया में लाई गई थी, ना कि यूएसएसआर में। ठीक है, तो यूएसएसआर में शॉक थेरेपी नहीं, रशिया में शॉक थेरेपी आई थी। क्यों आई थी भाई? वो इसलिए आई थी कि यहाँ की इकोनॉमी को सही किया जा सके। ठीक है, और इस इकोनॉमी को सही करने का तरीका था, मतलब जो शॉक थेरेपी ने अपनाया तरीका वो था प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर पहले प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, और इसी आधार पे तो सोवियत संघ बना था, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन की कोई सी जगह हो। खैर, तो 1990 के टाइम पे जब सोवियत संघ पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है तो रशिया की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक व्यवस्था अपनाई जाती है जिसको शॉक थेरेपी कहते हैं। और इसके अंदर बहुत ही बड़े स्तर पर क्या होता है? जो प्राइवेटाइजेशन होता है वो करा जाता है। जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी पहले सरकारी चीजें होती हैं, उन सब चीजों को एक तरीके से क्या करा गया? प्राइवेटाइज किया गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? जो प्राइवेटाइज आपने जब किया तो इसकी वजह से दिक्कतें काफ़ी आई, क्योंकि प्राइवेटाइज करने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी जो थी ना इस चीज़ को संभाल नहीं पाई और बहुत सारी कंपनी जो थी वो दिवालिया हो गई और इसकी वजह से और बहुत बड़े स्तर पर जो बेरोजगारी थी वो बढ़ने लग गई। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर करप्शन बढ़ने लग गया। ठीक है, शॉक थेरेपी आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा खराब हो गई। किस देश की? जो आपका रूस है ना, इसकी जो रुपया था, रुपया मतलब सॉरी करेंसी जिसको हम कहते हैं, वो जो थी रूबल, इसमें भी बहुत बड़े स्तर पर गिरावट आ गई। ठीक है, शॉक थेरेपी के बाद एक और घटना क्या घटी कि शॉक थेरेपी के जरिए जिन भी कंपनी को प्राइवेटाइज किया गया था वो सभी जब कंपनियां दिवालिया हुई तो उन सभी कंपनियों को बहुत ही कम रेटों पर बेचा गया जब नीलामी हुई उन कंपनियों की। और उस स्थिति को कहा जाता है हिस्ट्री की लार्जेस्ट गराज सेल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई गराज सेल आज तक नहीं हुई थी, गराज सेल। ठीक है, तो ये था आपका शॉक थेरेपी के जरिए, मतलब शॉक थेरेपी में जो भी चीजें अपनाई गई थी। तो शॉक थेरेपी को जब अपनाया गया था तो रशिया ने सोचा कि हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, बट इसके अगेंस्ट ही सारी चीजें घटती हैं और शॉक थेरेपी की वजह से ये समझिए कि रशिया की इकोनॉमी और ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि बाद में इस चीज को हटा दिया गया और रशिया आज के टाइम पे आप सभी को पता है बहुत ही ज्यादा आगे है कंट्री इकोनॉमी के मामले में।
ठीक है। और इसका रीज़न जो जाता है वो जाता है आपका जो इसके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं और जो भी ऑयल वगैरह है, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, ठीक है। ये जो टॉपिक्स आपने देखे, इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मेरी अगली वीडियो आएगी इस चैप्टर पर, वो आएगी इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि आपका सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और मैं चाहूँगा कि इस सीरीज़ को जो मैंने स्टार्ट करी है, आपकी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज जो क्लास 12th की है, वो बोर्ड के पर्पज़ से ही करी है, ठीक है। तो आप इससे लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि हम मिलकर के एक तरीके से इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, बहुत बढ़िया नंबर लेकर के आएंगे। और एक और बात कि मेरा ऐसा मानना है, या फिर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आपको जो भी मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ उसमें 85% क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखें और हर वीडियो के जरिए अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, और क्वेश्चन को अपना मतलब कॉपी में भी राइट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।